Good morning, students. In our last class, we have discussed the work energy theorem, right? In that, we have discussed our first case that when the force is taken to be constant. Now, today we are going to discuss its second case when the force is not constant but it will be the variable force कि किसी एक ऑब्जेक्ट के एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में उस पर जो फोर्स लगा उसकी जो वैल्यू है वो हर बार अलग अलग है, राइट? सो इस तरह का वेरिएबल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो उस फोर्स को हम बोलेंगे उस केस के लिए हमको स्टडी करना है कि हाउ वी कैन से दैट the work energy theorem will get satisfied here, means how we can say that the work done to bring the object from position 1 to position 2 is equals to the change in kinetic energy of that object, right? That thing we have discussed in our first case also. The similar thing we have to discuss here in the second case. The only difference will be that the force is taken to be variable in this case. So we are discussing the case 2, that is when the force is variable. जब फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, मतलब कि कांस्टेंट ना हो, उस केस में हमको देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरीके से होल्ड करती है. सो सबसे पहले इसके लिए मैं ग्राफ कंसिडर करता हूँ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि मुझे एक वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया फोर्स और एक्स एक्सिस पर ले ली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम टी में, राइट? सो हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम टी में. यहाँ पे हम टी नहीं भी लिखेंगे तो भी इट डजंट मैटर सो लॉट. सो हमने मान लिया कि जैसे जैसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस पोजीशन पर हमने मान लिया कि इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है. उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आया ये x1 पोजीशन, इसके बाद x2 पोजीशन पर इतना फोर्स लग रहा है, x3 पर कुछ और फोर्स लग रहा है, x4 पर कुछ और फोर्स लग रहा है, और इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर जो लगने वाला फोर्स का अमाउंट है वो हर बार अलग अलग है, राइट? ये x5 हो गया और इस तरीके से डॉट 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 हमने मान लिया xn कोई पोजीशन. सो हर एक पोजीशन पर जो फोर्स लग रहा है उसका जो वैल्यू है वो अलग अलग है, राइट? सो इस तरीके के फोर्स को हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, सिंस इट्स वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल फोर्स, राइट? सो अब जब इस तरीके का वेरिएबल फोर्स किसी बॉडी पर वर्क करेगा तब मुझे कैलकुलेट करना है कि हाउ द वर्क डन कैन बी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी that we have discussed right already earlier. So अगर हम इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, so we can say that the work done in bringing the object from the x1 position to x2 position, right? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाने में जो काइनेटिक एनर्जी होगी that will be equals to the work done, because हमको पता है the capacity to do work is called as the energy, और जो फॉर्मूला वर्क का होता है वही फॉर्मूला एनर्जी का भी होता है. सो वी कैन से दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम डेल वी स्क्वायर, राइट? वी कैन से दिस थिंग दैट इज डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम डेल वी स्क्वायर. सो हम मान लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन पर था और वो x1 से x2 पर गया तो किस वेलोसिटी से गया? v1 वेलोसिटी. सिमिलरली v2 से v3 v2 वेलोसिटी, देन v3 v4 v5 एंड v6, इस तरीके से डॉट 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 vn. हमने मान लिया अलग अलग पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो अलग अलग होगी, और उसकी वेलोसिटी अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि उस पर अलग अलग फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, राइट? सो सिंस जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग, इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी हर एक पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को x1 से x2 तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू गिवन बाय डेल w1, उसको मान लेते हैं हम w1 वर्क. तो इट विल बी इक्वल्स टू हाफ m फाइनल माइनस इनिशियल.
सो फाइनल की वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल की वेलोसिटी v1 एंड उसका स्क्वायर, राइट. फ्रॉम हियर वी हैव जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. जो फाइनल है उसको हमने v2 रख दिया और जो इनिशियल है उसको हमने v1 रख दिया, राइट. सिमिलरली आई कैन से दैट ये तो हो गई w1 की वैल्यू. अब सिमिलरली उस ऑब्जेक्ट को x2 से x3 तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी w2 इज इक्वल्स टू हाफ m v3 माइनस v2 का स्क्वायर. सिमिलरली w3 की वैल्यू कुछ और हो जाएगी दैट इज w3 इज इक्वल्स टू हाफ m v4 माइनस v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन. इस तरीके से हमको बहुत सारी टर्म्स मिल जाएंगी, राइट, अप टू nth पोजीशन. अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इन सब को प्लस कर लेंगे सो दैट वी विल गेट w1 प्लस w2 प्लस w3 एंड सो ऑन, राइट, अप टू wn माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक, क्योंकि जो टोटल फाइनल पोजीशन है वो xn है, इसलिए हमको w कहाँ तक मिलेगा, xn माइनस 1 तक. तो जब हमने इन सभी को ऐड कर लिया सो वी विल गेट एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमको मिल जाएगी. दिस विल बी हाफ m v2 माइनस v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v3 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ m vn माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट. सो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल गई. अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि जो टर्म्स कॉमन निकल रही है दैट इज हाफ एंड m, मैंने उनको कॉमन निकाल दिया. अब जो अंदर टर्म्स बची हैं अगर हम उनको देखें सो ये v2 से यहाँ v2 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली ये v3 आगे आने वाले v3 से कैंसिल हो जाएगा और ये vn माइनस 1 जो है वो इसके पहले वाली टर्म के vn माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा. मतलब यहाँ पर सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी एक्सेप्ट द टू टर्म्स दैट इज vn माइनस v1 का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पर आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मिल गई दैट इज हाफ m vn square minus okay, here we should write it as this is v square minus v1 square. यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, राइट. It is not the whole square but it is the velocity का square, so that's why we have to write it like this. Just correct it please. It is the individually the velocity का square ना. Here the individually velocity का square is there, so we have to write v2 square minus v1 square. Similarly v3 square minus v2 square and so on, right. So इस तरीके से हमको लास्ट में क्या मिल गया, vn square minus v1 square. और यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूं so I will get हाफ m vn square माइनस हाफ m v1 square. और इसको हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज अल्टीमेटली व्हाट, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो hence our work energy theorem is being proved here that the total work done in bringing the object from initial position to the final position is equals to the change in its kinetic energy. Hence our equation is proved for the case when we have taken the force to be variable and not the constant force. It is quite an important topic of the chapter. The work energy theorem can be asked in the examination also. So you should prepare this topic very well, okay. Now let us see one numerical is being given to us here. So first of all we should just go through the numerical and what are the things given to us that we have to see. So a car of mass 500 kg is moving at a rate of 9 km per hour. So first thing that is given to us is that there is a car of mass 500 kg. एक कार है जिसका मास हमको यहाँ पर गिवन है. कितना गिवन है? इट इज 500 kg, राइट. सो एक कार है जिसका मास 500 kg. वो जो कार है वो मूव कर रही है किसी स्पीड से और उसकी वेलोसिटी जो गिवन है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर,
राइट। सो जो कार है उसकी वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर गिवन है, बट वन थिंग दैट वी नो दैट कि जो वेलोसिटी होती है या जो स्पीड होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, राइट। फॉर दिस वी नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो हमको यहाँ पे चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू। सो हमने यहाँ दोनों साइड 90 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल गेट 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 दूनी 4 एंड वी विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई वी शुड डिनोट इट बाय u। सो आपके पास u की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो आपके पास m की वैल्यू है दैट इज 500 kg, राइट। सो हमारे पास m की वैल्यू है, ऑल्सो हमारे पास u की वैल्यू आ गई। हमको कैलकुलेट करना है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि उस कार को स्टॉप कर देगा 20 मिनट में, राइट। टाइम आपको कितना गिवन है 20 मिनट्स। ऑल्सो यहाँ पर जो टाइम है वो 20 मिनट आपको गिवन है, उसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टाइम 20 इंटू seconds, sorry, which can stop it in 20 meters. Here this 20 is meter, that is the distance या the displacement is being given to you here, right। मतलब वो जो कार है वो 20 मीटर चलने के बाद रुक जाए, इतना हमको बताना है कि कितना फोर्स उस कार पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई होगा जिसके कारण वो जो कार है वो 20 मीटर चलने के बाद रुक जाएगी, राइट। सो हमको उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो एक चीज, जो कार है वो रुक जाएगी, इसका मतलब क्या कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए 0 मीटर पर सेकेंड। सो कहने का मतलब ये है कि हमको वो फोर्स निकालना है जिस फोर्स के कारण एक कार 20 मीटर चलने के बाद रेस्ट पर आ जाएगी, राइट। अगर हमको उसका मास पता है और हमको उसकी वेलोसिटी पता है तो। सो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको एक चीज पता है दैट द वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है एंड वर्क डन हमको पता है इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल दैट इज हाफ mu स्क्वायर। सो हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हमने उन दोनों का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट, लेट अस सी दैट। फोर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो आई हैव रिटन f एज इट इज। डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे गिवन है तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। हाफ और m एज इट इज, m की वैल्यू 500, सो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी 0, तो आई हैव रिटन 0 स्क्वायर माइनस u इज 25, सो आई हैव रिटन 25 का स्क्वायर एज इट इज। कुछ भी नहीं किया है हमने, सारी वैल्यूज जो हैं वो जस्ट एज इट इज पुट कर दी हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। f is equals to 1 by 2 into 500 by 20 into, ये जो माइनस है वो हमने आगे लगा दिया, 25 का स्क्वायर इज 625 एंड आई हैव रिटन द 625 हियर, राइट। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। इसके अलावा अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें सो दिस विल बिकम 25, दिस इज 2 1s are 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, we will get f is equals to minus 625 into 100 by 4 into 2 इस जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने इस 25 को 100 by 4 लिख दिया है, राइट, एंड आई हैव रिटन द 2 as it is. So our answer would be 62500 by 8.
अगर आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 8 7 it will be something -7812.5. Okay, so -7812.5 Newton will be the final force that is being acting on that object, right? So this will be the final answer. I hope is the numerical is being clear to you. This So this in this way we can solve the numericals that are based on the work energy theorem. Okay. So we have discussed the work, the energy, and also we have discussed the relation between the work and energy. Right. Now we have to study the next topic, that is the power. What do we mean by power and how is the power related to the other physical quantities? All these things we have to see here. So what do we mean by power? क्या समझते हैं हम पावर से, और फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस होता है टर्म पावर का, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय पावर. सो सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Then we have studied the energy which is equals to force, right? मतलब energy which is equals to the work done, that is the capacity to do work is called as the energy. Force can be defined as the work done in a unit time interval. किसी पर्टिकुलर टाइम में आप कितना वर्क कर रहे हो, टाइम अपॉन वर्क के रेशो को ही हम क्या बोलेंगे, पावर, राइट? सो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पावर है दैट कैन बी डिफाइंड एज कि वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क कर पा रहा है. सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम इंटरवल. अगर हम पावर के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो वी कैन राइट दिस वर्क एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आई हैव रिटन एज इट इज. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है mlt इनवर्स स्क्वायर. अगर नहीं पता है तो हम इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखकर फिर निकाल सकते हैं. ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज l एंड टाइम के लिए आई हैव रिटन t हियर, राइट? यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया. वी विल गेट ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर अपॉन में t. ये t ऊपर चला जाएगा एंड वी विल गेट ml स्क्वायर t इनवर्स q. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. ओके, सो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी रिटन ओवर हियर. अगर हम पावर की एसआई यूनिट की बात करें तो पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट. पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट. आपने सुना होगा वॉट. जब हम मार्केट में अगर बल्ब लेने जाते हैं तो वहां पर जो बल्ब है उसका लिखा होता है कि 0 वॉट का बल्ब है, 5 वॉट, 10 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, इस तरीके से, राइट? सो जो वॉट है दैट इज द यूनिट ऑफ पावर. बेसिकली जो बल्ब का वॉट होता है वो आपको ये बताता है कि वो जो बल्ब है वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा. कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा मतलब क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम इज वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम इज लाइक द सेम थिंग एंड दिस इज बेसिकली द वर्क डन. और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम पावर का जो बल्ब है वो लाएं ताकि वो कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करे. क्यों? क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क या एनर्जी. तो जितनी कम उसका पावर होगा उतनी कम एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा. यहां से अगर मैं 1 वॉट को डिफाइन करूं, सो हाउ कैन आई डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर. 1 वॉट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल अपॉन में टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड. सो आई कैन से दैट अगर आपको 1 जूल वर्क को करने में 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो आपका जो पावर है दैट इज सेड टू बी 1 वॉट पावर. आई एम रिपीटिंग अगेन. इफ to do the work of 1 joule you are taking the time of 1 second, then your power is said to be the power of 1 watt. I hope this thing must be clear.
पावर क्या होता है वो चीज क्लियर होगी सभी को. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द पावर इज. सो हमने पढ़ लिया कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है, राइट. ऑल्सो हमने पढ़ लिया कि वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है. एक चीज और हमको पढ़नी है कि मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है. ओके. सो बेसिकली Einstein, Albert Einstein, he was a very famous scientist. Einstein has given us the relation between mass and energy. मास और एनर्जी जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है, दैट वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन. दैट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी हियर. आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, किस तरीके से मास और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दैट थिंग वी हैव टू सी हियर. सो बेसिकली आइंस्टीन के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. ओके. सो किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको उनका मास पता हो तो, राइट. सो अगर हमारे पास क्योंकि c जो है, c की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट. सो सिंस c की जो वैल्यू है वो हमेशा हर जगह जो यूनिवर्स में कांस्टेंट है, सो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता है तो हम इजीली उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल्सो एक चीज यहाँ पर मेंशन के लिए रिमार्केबल है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवा पाए तो हम केवल 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस से एक वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, राइट. कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं. सपोज आपने 1 kg का सब्सटेंस लिया जिसका मास 1 kg है और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड हियर वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ इट. 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16 एंड द यूनिट विल बी जूल. सो एनर्जी की जो यूनिट है वो हमारे पास कितनी आ गई, 9 × 10⁻16 जूल. मतलब इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम केवल 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस से रिलीज कर सकते हैं अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा पाए तो, राइट. सो किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड द साइंटिस्ट आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू द रिमार्केबल जॉब इन दिस डायरेक्शन. और अगर इफ दे विल गेट सक्सीड इन दिस तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है इट विल गेट रिजॉल्व सो इजीली, राइट. हम आपको पता है यू ऑल आर फैमिलियर विद द एनर्जी क्राइसिस प्रॉब्लम, राइट. सो जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी अगर हम इस चीज को पॉसिबल कर पाए, दैट इज इफ वी विल बी एबल टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, राइट. So this is basically what we call the Einstein's mass energy equivalence relation. Okay, so this is basically the relation between mass and energy. So that's all for today's class, students. In our next class we will study the next topic, the collision, right. आपने 9th क्लास में उसका बेसिक पढ़ रखा है, यहाँ पे we have to discuss that in detail. जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन होता है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो किस तरीके से उनका जो कोलिजन है वो होता है और किस तरीके से जो एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन दैट टॉपिक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.